तो बताओ कल हमने कौन से प्रोसेस किए थे? कल हमने कौन से प्रोसेस किए थे? आइसोकोरिक, आइसोबारिक। आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तो आज हम लोग जो प्रोसेस देखेंगे उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। माइक ऑफ, किसका माइक ऑन है? ओके, चलो स्टार्ट करें। अब बताओ आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट होती है? व्हाट इज कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम लोग बोल सकते हैं T is equals to 0, राइट? सॉरी, T is कांस्टेंट। इसी तरह से अगर मैं डेल्टा T निकालना चाहता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट हो जाता है। सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ? 0। ओके, अब अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? du इज इक्वल्स टू n cv dt, राइट? ठीक है, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0 है। n cv इंटू 0, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी भी हमारी 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर फर्स्ट लॉ में अप्लाई करूं तो बताओ फर्स्ट लॉ क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट लॉ? एक एक्सप्रेशन बताओ फर्स्ट लॉ का। dq is equal to du plus dw. dq is equals to du plus dw. du plus dw। ठीक है, यहाँ पर du क्या हो चुका है हमारा? 0, तो कर दो 0। देयरफॉर हमारा dq क्या? व्हाट इज dq इज इक्वल्स टू dw। dq क्या हो गया हमारा? dw हो गया। मतलब अगर हमको जनरली प्रोसेस में क्या फाइंड करना होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट एंड चेंज इन वर्क, राइट? तो अभी हमारा इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गया, और हमें पता चला फर्स्ट लॉ से कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क, राइट? तो अगर मैंने चेंज इन वर्क फाइंड कर लिया तो इनडायरेक्टली मैंने चेंज इन हीट भी फाइंड कर लिया, है ना? अगर मैंने वर्क फाइंड कर लिया तो हीट भी फाइंड कर लिया, तो मतलब वर्क ही हीट का फॉर्मूला होगा अगर मैं जो अभी जो फाइंड करने वाला हूँ वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट? nRT जनरली नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, R हमेशा कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम लोग कहते हैं PV इज कांस्टेंट। PV is constant. Pressure into volume is constant. Isothermal process, right? ये बात समझ में आ चुकी है आपके? अगर मैं ग्राफ निकालना चाहूँ तो क्या मुझे कोई बता सकता है ग्राफ किस तरह से होगा? इंक्लाइंड लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा बताओ?
या फिर कर्व्ड होगा कुछ? क्या आपको ग्राफ किस तरह से बनाते हैं आइडिया है? ग्राफ क्या होगा? कर्व लाइन होगी, देखो कर्व। हाँ वेरी गुड, कर्व पॉइंट। ये हो गया स्टेट नंबर 1, दिस इज स्टेट नंबर 2। फ्रॉम स्टेट नंबर 1 टू स्टेट नंबर 2 अगर हम लोग जाते हैं तो इस तरह से कुछ कर्व हमको मिलता है ना? ये इस तरह से। अगर मैंने एरो इस तरफ दिया तो बताओ ये एक्सपांशन प्रोसेस है या कंप्रेशन कंप्रेशन प्रोसेस है? कंप्रेशन प्रोसेस है या फिर एक्सपांशन प्रोसेस है? एक्सपांशन प्रोसेस। Expansion. Expansion. व्हाई एक्सपांशन? फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट? वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होते जा रहा है, और एक्सपांड जब होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होते जाता है। वेरी गुड। अगर मैं एरो उल्टा बना दूं तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन. कंप्रेशन। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस। तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी स्टेट ड्रॉ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट सिर्फ एक क्या कहते हैं उससे ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको बोलेंगे t इज इक्वल एट t इज इक्वल टू c। ओके, अब बताओ अगर मुझे वर्क निकालना है, वर्क तो किस तरह से निकालूंगा मैं? एरिया अंडर द कर्व, राइट? एरिया अंडर द कर्व। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? मैंने अगर वर्क निकाल लिया तो मुझको हिट मिल जाएगी। अगर मुझको वर्क निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा वर्क? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? ये होता है। हमको क्या देता है? वर्क। पर ये कोई डेफिनेट शेप है क्या जिससे मैं अगर जैसे अगर ट्रायंगल दिख रहा होगा तो ट्रायंगल की तरह निकालू? ऐसा कोई डेफिनेट शेप है क्या इसका? नहीं, राइट? नहीं। तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अगर ये अच्छा स्ट्रेट लाइन होता तो ट्रायंगल में बनाता था। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता ना तो समझो अगर इस तरह से इंक्लाइंड लाइन होता, ठीक है, तो मैं क्या करता था? 2 पॉइंट इस तरह से लेता था। ठीक है, अब इसका एरिया निकालता था। इसका एरिया किस तरह से निकालता था? सबसे पहले एक लाइन, ये मुझको मिल गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये मिल गया ट्रायंगल, दोनों का एरिया ऐड कर दो, मुझको इसका वर्क मिल गया, है ना? अब मुझको इसका एरिया निकालना इतना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के लिए हम लोग जो वर्क का है वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला डिराइव करेंगे जब भी हमको ये वाला कर्व दिखेगा तो हम एरिया अंडर द कर्व निकालना बड़ा मुश्किल है, तो हमको इसके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इस तरह इसके, और इसके हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, है ना? तो मैं चाहता हूँ, मेरे पास जगह बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये सब नोट कर लो। ठीक है, नोट बना लो इसका। इसके बाद हम लोग वर्क डिराइव करेंगे, इसका वर्क किस तरह से होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल में हमको फॉर्मूले याद ही रखना पड़ता है। आइसोथर्मल, इसके बाद एडियाबैटिक जो प्रोसेस आएंगी उसमें हमको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एरिया अंडर द कर्व निकालना मुश्किल हो जाता है उसमें। हो गया सर। इतने जल्दी? हाँ सर, हो गया। ओके, चलो अभी हम लोग वर्क का डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको इंटीग्रेशन आता है क्या? इंटीग्रेशन आता है आपको? गाइस आपको इंटीग्रेशन आता है क्या? मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है? बताओ जल्दी से आंसर। आपको इंटीग्रेशन आता है? नहीं. नहीं सर। ये क्या? ये साइन का मतलब नहीं होता है? सर. कुछ भी नहीं पता, जीरो? अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन भी समझा देता हूँ। तो पहले हम लोग डिराइव करेंगे, जहां इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी वहां इंटीग्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता दूंगा, हम लोग क्यों और किस तरह से करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको क्या पता है?
पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, राइट। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क, अगर छोटा वर्क होगा, इन्फिनिटेसिमल वर्क होगा, इन्फिनिटेसिमल अगर वर्क होगा, डायरेक्ट वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डीवी यूज करते हैं। छोटा सा वर्क होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, है ना। लेकिन कंप्लीट प्रोसेस का अगर वर्क निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब समझो। इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ना, ये इस तरह से होता है, इस तरह से, है ना। ये साइन देखो कहां से आया, जब हम सम लिखते हैं तो सम का एस इस तरह से बनाते हैं, राइट, इस तरह से बनाते हैं, तो यही से आया सम, सम, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि ऐड करना, चीजों को ऐड करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? चीजों को ऐड करना। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, जब मैं चीजें डिफरेंशिएट करता हूँ, इसके पहले मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएट मतलब बहुत बड़ी चीज है उसको मैंने छोटा बना दिया। जब मैं चीजें डिफरेंशिएट करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए। एकदम बड़ी चीज में गलती, एरर बहुत आती है, इसलिए एक्यूरेसी आने के लिए मैंने डिफरेंशिएट करके छोटा बना दिया। तो उस तरह से मुझे अगर छोटी चीज मिल चुकी है, समझो अगर मुझे कोई छोटी चीज मिली है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक छोटा सा कंकर मिला है, कंकर मीन्स एक छोटा सा एक डस्ट का पार्टिकल मिला है, ओके। अब इससे मुझे रॉक बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे डस्ट के पार्टिकल या फिर छोटे छोटे कंकर को जमा करना पड़ेगा, और ये बन गया एक मेरा बड़ा रॉक। मैंने क्या किया, कंकर 1 प्लस कंकर 2 प्लस कंकर 3 प्लस कंकर 4, इन सबको मैंने ऐड किया, राइट। इस सबको मैंने सम किया, ठीक है। अब सम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस बी, ये सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनडिफाइंड शेप होगा, हमको पता ही नहीं एक्चुअली वो शेप किस तरह से होने वाला है और कितने नंबर है, इतने अगर डिफिकल्टी, इतने ज्यादा बड़े इनफिनिट नंबर ऑफ चीजों को मुझे ऐड करना है, तो मुझे बेसिक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखो ना, अब इतने सारे कंकरों से एक पत्थर बना, तो इनफिनिट नंबर ऑफ कंकर है, तो मुझे ये ऐड करते बैठूंगा कि दिन भर रात भर नहीं। इस चीज को मैं एक फॉर्मूला में डिराइव करूंगा, कंसीडर करता हूँ पत्थर मेरा एक्स स्क्वायर, इस तरह का एक फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, है ना। वो भी एक टेक्निक है, फंक्शंस में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फंक्शंस बनाना, किसी चीज के फंक्शंस का कन्वर्जन करना। चलो मैंने इस चीज को फंक्शन बना दिया और यहाँ पर इस तरह से रख दिया, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला बनाता हूँ मैं। ये बन गया मेरा 2x, 2 टाइम्स ऑफ x, ये मेरा आंसर आता है। ट्वाइस मेरा जो भी होगा इंटीग्रेशन, मेरा ये आंसर आने वाला है। इस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले इंटीग्रेशन के बना के रखे हैं, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, सम मतलब ऐड करना। तो डिफिकल्ट चीजों को ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब हम क्यों इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ये समझो। मैंने वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी ही क्यों लिखा, ये समझो। देखो मेरी प्रोसेस समझो, अगर ये इस तरह की मेरी प्रोसेस है, कोई भी हो सकती है, मैंने इस तरह की एक प्रोसेस बनाई, ठीक है। इस प्रोसेस पर अगर मुझको वर्क निकालना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझको सिर्फ इतनी छोटी सी जगह का मुझको क्या मिला, क्या बोलते हैं इसको, वर्क मिला, राइट, है ना। छोटी सी वॉल्यूम और थोड़ा उसके साइड में जितना भी वॉल्यूम होगा मैंने डिफरेंस निकाल लिया और मुझको इतना छोटा सा वर्क मिल गया, ठीक है। छोटा सा वर्क, ये हो गया मेरा डी। तो मेरी कैपेसिटी है, मुझे इतना मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। इतना मुझे मिल चुका है। अब मुझे पूरी प्रोसेस का वर्क निकालना है। प्रोसेस का वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये P1 हो गया, इसके बाद जो P2 आने वाला है उसके भी चेंज इन एरिया और वॉल्यूम का वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला P3 मिलने वाला है उसका भी मुझे प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वर्क निकालना पड़ेगा। तो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्क हो रहे हैं, छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्क। यहाँ पर मुझको वर्क क्या मिलता है, इन दोनों का P इंटू डी वी, राइट, P1 डी वी, ठीक है। फिर मुझे P2
dv2 करना पड़ेगा, फिर प्लस p3 dv3 करना पड़ेगा। इनफाइनाइट नंबर है, इतना मैं ऐड करते बैठूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, सबको इंटीग्रेट कर दूंगा वन बाय वन। ये इंटीग्रेट, ये भी 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 सबको अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो इवेंचुअली मैंने सबको ऐड कर दिया तो इवेंचुअली मुझे इसके अंदर का एरिया मिल जाएगा ना, आया ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। मैंने क्या बोला, हाँ अगर छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा मैंने वर्क डन लिया इतने से इसका, जो मैं ऑलरेडी फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरे पावर में मैं छोटा सा फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन पूरा फाइंड करने के लिए मुझे सबका ऐड करना पड़ेगा, प्लस 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 प्लस। दिस इज वेरी टेडियस टास्क, मुझे पूरा दिन रात पता नहीं मैं आंसर निकाल भी पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना के रखे हैं। एक निकालो, एक निकालो, सबको ऐड करने से अच्छा, सबको ऐड करने से अच्छा जो तुमने एक निकाला है ना, p इंटू dv, है ना, उस पर नंबर मत दो 1 2 3, मतलब स्पेसिफिक कुछ मत बताओ, बस बताओ कि मेरा इस तरह से pdv है, उन सबको ऐड कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा। अब देखो dw मतलब इससे मुझको छोटा d जो यूज करते हैं ना, छोटे यूज कीजिए, तो इससे मुझको क्या मिलता है, सिर्फ एक इस पे तो मिलता है dw। ठीक है, सबके छोटे dw, सबके छोटे dw, सबके छोटे dw ऐड कर दो तो मुझे टोटल w मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जो dw था उसका मुझे मिलता है w वर्ग, w वर्ग। तो यहाँ पर छोटे देखो इनफिनिटेसिमल वर्क के लिए इतना, और टोटल वर्क अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो आपको अभी इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो समझ में आ गया है। ठीक है, आप चाहते हो तो इस चीज को अगर याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो तो बना लो। ठीक है, मैं अभी इसको रब कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो हमको यहाँ पे लगने वाले हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सुनो। ठीक है, अब होता क्या है, छोटी सी चीज को ना हम सबसे पहले फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। समझो ये छोटा सा मेरा डस्ट पार्टिकल है ना, तो इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में, उसके भी फंक्शंस, एक फंक्शंस एंड रिलेशंस एक चीज है, एक टॉपिक है मैथ्स में, जो आप स्टार्टिंग में आते हो तो पढ़ते हो, फंक्शंस एंड रिलेशंस। तो फंक्शन रिलेशन का मकसद क्या है, फिजिकल चीज को मैं मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, रिलेशन लगा के, कुछ फंक्शन लगा के। ठीक है, तो इस डस्ट पार्टिकल को मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन। समझो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मुझको ऐड करना है, तो सबको ऐड करते बैठूंगा क्या, नहीं, मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा। और इंटीग्रेशन का हमेशा इस तरह से नहीं होता, इंटीग्रेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये कोई तो भी वेरिएबल होता है, चेंज होने वाला चीज, कोई भी फंक्शन, और dx dy d समथिंग, है ना, d टाइम्स ऑफ x हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग d टाइम्स। अगर यहाँ पे y वाला फंक्शन होगा, मतलब इस तरह का फंक्शन जिसके अंदर y ये वेरिएबल है, तो ये बन जाएगा dy। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे s, s स्टैंड फॉर सम। s हमेशा अकेला नहीं आता, थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखने वाले हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद वो जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है ना, उसका dx। ठीक है, इसका dx। समझो अगर मेरा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब है, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, dy लिखना चाहिए, dx लिखना चाहिए, बताओ। dx dx अच्छा, अब बताओ अगर मेरा फंक्शन अगर v है, v, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, dv 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 लिखना चाहिए। बहुत अच्छे। अगर मेरा फंक्शन इस तरह से है तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, इंटीग्रेशन dy dy तो मेरा फंक्शन y स्क्वायर है, तो मुझको इसको इंटीग्रेट करना है तो ऐसा करके dy। दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग इंटीग्रेशन। ओके, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन लिखते हैं। कुछ काम के फॉर्मूले जो हमको लगेंगे वो लिखा था। मैं आपको आइसोथर्मल छोड़ के इंटीग्रेशन सिखाने लग गया हूँ। देखो अभी कुछ फॉर्मूले देख लो जो काम के हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ काम के फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, समझो ये मेरा फंक्शन है x टू द पावर ऑफ n, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, dx। dx। चलो मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन आई, मुझको इसे सॉल्व करना है, तो साइंटिस्ट लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला बता के रखा है, x टू द पावर ऑफ n अगर होगा, x टू द पावर ऑफ n अगर होता है तो इंटीग्रेशन में, अच्छा मैंने इसके पहले का इंटीग्रेशन रॉन्ग किया, चलो ठीक है, x टू द पावर ऑफ n होगा ना, x टू द पावर ऑफ
n plus 1 divided by x to the power of n plus 1. सॉरी एक मिनट, x to the power of, यहाँ पे n रहेगा ना, 1 प्लस कर देना, उसके पावर पे 1 प्लस कर देना, कर दिया, और जितना 1 प्लस किया है नीचे लिख दो n plus 1. इस तरह से इंटीग्रेशन करा जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन करा जाता है, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है. अब इंटीग्रेशन के लिए भी हमको लिमिट पता रहेंगी तो बहुत इजी हो जाएगा. समझो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट इंटीग्रेशन करना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना है, तो मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लूंगा, उसका फंक्शन बना लिया, तो मुझे यहाँ से यहाँ उसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, और मैंने लिमिट लगा दिया यहाँ से लेकर इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक. समझ में आ रहा है? छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, उसको इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया फॉर्मूले बनाकर. अब फॉर्मूले बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको इनिशियल से लेकर फाइनल तक सिर्फ लिमिट पुट कर दूंगा. लिमिट किस तरह से पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, ये जो दिख रहा है ना एस दिख रहा है ना, यहाँ समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियल लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल लिमिट, है ना. तो हमें कुछ डेफिनाइट वैल्यू मिलती है, और इस इंटीग्रेशन को कहा जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन. क्या कहेंगे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन, राइट. उसका फॉर्मूला ये है, ये आपको याद करना है, x to the power of, समझो अगर मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, मैंने आपको कुछ वैल्यू दिया, समझो मैं कहता हूँ, चलो मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपने बताना है इसके बाद, ठीक है. समझो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power of, नहीं समझो इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v है स्क्वायर, यहाँ पे dv आ जाएगा, राइट. अच्छा, तो मैं डेफिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कुछ लिमिट दूंगा, लिमिट समझो मैं 2 to 3 देता हूँ, 2 to 3 देता हूँ. सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करो. क्या फॉर्मूला है? v to the power of n का 2 plus 1 3 v क्यूब डिवाइडेड बाय 3, राइट. ये हमने आंसर निकाला इसका. उसके बाद इस तरह का एक बॉक्स बनाओ, इस तरह का एक बॉक्स बनाओ. बॉक्स बनाने के बाद जो जो लिमिट लिखी है ना लेफ्ट साइड में, उसको हम लोग लिखेंगे राइट साइड, 2 3 2 3, राइट. अब ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. देखो सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे. अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हो जाएगा 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, है ना. v की जगह पे पुट करना है, सिर्फ v की जगह पे अपर लिमिट 3 क्यूब माइनस अपॉन 3 हो गया, माइनस करेंगे लोअर लिमिट 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है. अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालो. सॉल्व कैसे करेंगे? 3 क्यूब मतलब 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3. इसको जितना भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका आंसर. देखो इस फंक्शन का डायरेक्ट मैंने आंसर निकाला. तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है. कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बताता हूँ जो आपके काम में आएंगे. इसको एक बार स्क्रीनशॉट बना लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट बना लो, ठीक है. मैं इंटीग्रेशन की लिस्ट ऑफ फॉर्मूले लिख देता हूँ जो आपको काम में आने वाले हैं, इसके और इसके बाद वाले डेरिवेशन. आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा. देखो यहीं पे बताता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले. ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, जितने मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. देखो इंटीग्रेशन के लिए सर, जब आपको राकेश सर सिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है. हम सिर्फ हमारे काम की चीजें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. देखो सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, समझो अगर इंटीग्रेशन में एस लिखता हूँ, एस मतलब साइन ऑफ इंटीग्रेशन. अगर मैं फंक्शन मेरा v है ना, फंक्शन मेरा v है, तो समझो v है और मैं यहाँ पे dv लिख दूंगा, राइट. अगर समझो इसका पावर -1 है, v टू द पावर ऑफ -1 है सब, तो इसका आंसर क्या आएगा? वही फॉर्मूला जो हमारा x टू द पावर ऑफ n वाले इंटीग्रेशन में लगता था. क्या लगता था? x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ये फॉर्मूला हमको होना चाहिए. यहाँ पर -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे क्या करेंगे, समझो -2 लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. किस तरह से करेंगे? v टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस, ठीक है. अगर लिमिट अगर प्रोवाइड करते हैं, अब लोअर लिमिट
और ये हो गया अपर लिमिट। तो क्या करने का, इसको इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और लोअर और अपर लिमिट राइट साइड में लिखेंगे, लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, ये होने के बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट माइनस सब्स्टिट्यूटिंग लोअर, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, -2 + 1 इस तरह से। अगर इंटीग्रेशन में 1/1 समथिंग है, 1/v, एक ही वैल्यू 1/v इंटू dv इस तरह का रहेगा, उसका डायरेक्ट आंसर आता है log ऑफ v। क्या आंसर आता है, log ऑफ v। ठीक है, अगर लिमिट रहेगा तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर प्रोवाइड करके रखा होगा तो इस तरह का बॉक्स बनाएंगे। आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट, जितनी भी देकर यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट, और लॉग की जगह पर अपर लिमिट माइनस लॉग v की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर। चलो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा मैथ्स का बेसिक्स था। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग यहां से फॉरवर्ड करेंगे। देखो यहाँ देखो, w = इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv। हमको देखो क्या क्या काम आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv। देखो हाँ, और एक चीज लिखा देता हूँ, अगर इंटीग्रेशन में कोई चीज कांस्टेंट होती है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू कांस्टेंट है, समझिए k है, कांस्टेंट है k इंटू dx, तो क्या होता है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये k बाहर आ गया, x² इंटू dx। समझ में आ रहा है, देखो अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट लगा होगा तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट लगा होगा तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर है। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2v² dv इस तरह से लिखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 बाहर निकाल लो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v² dx के बारे में सोचो। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। 2-3 डेरिवेशन हो सकता है बीच में, न्यूमेरिकल्स में भी इंटीग्रेशन का हेल्प हो जाए। ये सारी बातें पता रहेंगी तो आपको हेल्प होंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ पे देखो, वर्क क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी। ठीक है, अब बताओ क्या मैं p को इस इक्वेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। देखो dv आ चुका है मेरे पास। अगर मेरे पास देखो सबसे पहले मुझे ये वाला टर्म v में चाहिए था। अगर मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो dv के सामने कोई तो भी v वाला फंक्शन चाहिए था, राइट, v वाला फंक्शन चाहिए था। तो v वाला फंक्शन तो नहीं है, हम लोग एडजस्ट करेंगे, इसके अंदर v वाला फंक्शन डालेंगे। देखो v वाला वेरिएबल डालेंगे। नाउ मल्टी एंड डिवाइड बाय v। हम लोग क्या किए, d से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया। तो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ p v इंटू 1/v इंटू dv। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, ये जो dv है उसके अंदर हमको इंटीग्रेशन करने के लिए v चाहिए था, है ना, v चाहिए था, लेकिन v तो नहीं है, प्रेशर है। हमने क्या किया, v को एडजस्ट कर दिया, डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, अब देखो w p इंटू वी क्या होता है, देखो p इंटू वी जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है। p इंटू वी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बना देंगे, c लिख देंगे यहाँ पर, c लिख दिया, इंटू 1/v इंटू dv। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट लिख दिया हमने, क्यों, pv इज कांस्टेंट, सिंस pv इज c कांस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी का यूज करो, c बाहर आ जाएगा, c बाहर आ गया, है ना, देखो k बाहर आता है, कांस्टेंट बाहर आता है। अब c बाहर निकालने के बाद अब सोचो 1/v इंटू
dv, 1/v into dv। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं लिखा है, हमारा जो वर्क है एक इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक हो रहा है। हमारा जो वर्क है एक इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक वर्क हो रहा है, तो मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं लिमिट रखता हूँ, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम, वी एफ मतलब फाइनल वॉल्यूम। वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम, वी एफ मतलब फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर भी इसको पुट करना पड़ेगा। वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम, वी एफ मतलब फाइनल वॉल्यूम। वी आई मतलब इनिशियल, वी एफ मतलब फाइनल, वी आई यहाँ पर इनिशियल, वी एफ फाइनल। ठीक है, वी आई इनिशियल, वी एफ फाइनल। ठीक है, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डीवी का आंसर क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डीवी का log v पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू C, जैसे कि वैसे रखा है, C के बारे में कुछ सोच ले रहा हूँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/v क्या होता है? log ऑफ v। ठीक है, लेकिन log ऑफ v करके रुकना नहीं है, अपर लोअर लिमिट है ना, जब अपर लोअर लिमिट होता है तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे। अब वो बनाने के बाद जो लेफ्ट चीज में थे वो लिमिट राइट साइड में लिखेंगे इस तरह से, वी आई वी एफ। ठीक है, वी आई वी एफ। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग वर्क इज इक्वल टू सी जैसे के वैसे मल्टीप्लाइड, मैं नीचे लिखता हूँ, देखो किस तरह से लिखता हूँ मैं, लॉग ऑफ वी एफ, है ना, वी की जगह वी एफ आ गया, माइनस लॉग ऑफ वी आई। देखो देखो लॉग ऑफ, लॉग वी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से पुट किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा टाइम खत्म होता है। समझ में आया मैंने क्या किया, इतना सारा क्या किया? पर जल्दी से क्विक रिवीजन देखो, क्विक रिवीजन। आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, है ना, पीवी इज इक्वल टू सी इस तरह से लिखते हैं, पीवी इज कांस्टेंट आइसोथर्मल में, हमको ये पता है। ठीक है, इन्फिनिटेसिमल वर्क अगर लिखते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी इस तरह से लिखते हैं। अगर टोटल वर्क लिखना है तो हमको उस वर्क को, छोटे वर्क को ऐड करना पड़ता है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। ये हो गया, इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद देखो मैंने क्या किया, पी बाहर नहीं निकलता ना, कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब इसको मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँ, यहाँ पर वी होना चाहिए था, तो मैंने वी को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब वी को एडजस्ट करने के बाद मुझको पीवी एक कांस्टेंट मिलता है, वो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, या फिर पी जो है, पीवी एक कांस्टेंट है तो मैंने सी लिखा, उसको सी बोल के बाहर निकाल दिया। अब 1/v का इंटीग्रेशन मुझे पता है ये होता है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब लॉग वी लिख दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट इस तरह से लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर, है ना, सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरा वर्क का फॉर्मूला बन चुका है। हम लोग इसको और मॉडिफाई करेंगे। ये हो चुका, ये हो गया आपका, रब करूं? हाँ सर। ठीक है, ये सब लोग, ये इतने सारे डेरिवेशन, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन करने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको इसका वर्क अगर निकालना है तो हमको कुछ जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, और ये जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो आपको अभी आखिरी तक याद रखना है, क्योंकि उसी पर आपका कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अब मुझको क्या मिला है, वर्क इज इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ वी एफ माइनस लॉग ऑफ वी आई, इस तरह से मिला है। अब लॉग की प्रॉपर्टी याद करो, लॉग ऑफ ए बाई बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग log ए A minus log B. प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अगर लॉग ए माइनस लॉग बी रहेगा, इसका मतलब मैं उसको लॉग ए बाई बी लिख सकता हूँ, राइट।
log a माइनस log b रहेगा तो मैं उसको log a by b लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो log a log समथिंग वैल्यू माइनस log समथिंग वैल्यू, तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा अभी, log of vf डिवाइडेड बाय vi, इस तरह से है। अब मैं कर देता हूँ c की जगह वैल्यू पुट, c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p इंटू v इंटू log of vf डिवाइडेड बाय vi, इस तरह से पुट कर सकता हूँ। और अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो आई कैन राइट pv इज इक्वल टू nrt log of vf डिवाइडेड बाय vi। This is the final answer for work of isothermal process। ठीक है, हमको पता है वर्क और जो हीट होता है वो सेम टू सेम है, सेम फॉर्मूला फॉर हीट, सेम फॉर्मूला ऑफ हीट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अभी आप लोगों को याद करना है, क्या याद करना है, वर्क इज पीवी इंटू लॉग ऑफ वीएफ बाय वीआई। वर्क ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू पीवी इंटू लॉग ऑफ वीएफ बाय वीआई, है ना। आइसोथर्मल वर्क इज पीवी इंटू लॉग ऑफ वीएफ बाय वीआई। ठीक है, ये याद कर लेना आप, और ये बात दिमाग में रखने की dq इज इक्वल टू dw होता है। ठीक है, इस तरह से हमने वर्क फाइंड कर लिया आइसोथर्मल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। हमने एक ही प्रोसेस किया पर हमने बीच में आपको इंटीग्रेशन भी सिखाया। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में भी थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज होगा, पर आपको इंटीग्रेशन अभी थोड़ा पता है। ठीक है, तो आप वो इजीली समझ जाओ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद आने वाला जो डेरिवेशन है आइडियाबैटिक का वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो